हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए, बिहार बोर्ड का क्लास 12 हिंदी का एक हम लोग और कविता लेके आए हैं। और कवि कौन है उसके? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कविता का नाम क्या है आप लोग को मालूम चल ही गया होगा। कविता का नाम है जन जन का चेहरा एक। ठीक है, कुछ दिनों बाद आप लोग एग्जाम देंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और बिहार का नाम रोशन करिए। मैं स्टार्ट करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले तो कवि का परिचय थोड़ा सा देख लीजिए। जन्म इनका कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को। एमसीक्यू क्वेश्चन जो आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। निधन, निधन शब्द किससे बना है? धन, उसमें नी क्या लगा है? उपसर्ग या प्रत्यय? ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। इनका फिर 11 सितंबर 1964 को निधन हो गया था। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान देखेंगे मध्य प्रदेश का है, ग्वालियर। इतना याद रखेंगे, काफी है, ज्यादा इन डिटेल नहीं पूछेगा। ठीक है ना। माता पिता का नाम उतना डिटेल नहीं पूछता, शिक्षा नहीं पूछेगा, हालांकि पढ़ लीजिएगा आप ये सारी चीजें। ठीक है। कवि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो कवि के कुछ अन्य कविताओं के बारे में, उनके अन्य लेखनियों के बारे में पूछ सकता है, वो एक इंपॉर्टेंट है। ज्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ पंक्ति है जो इनके बारे में शमशेर जी ने कही थी मुक्तिबोध के लिए। क्या है देखिए। जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था, तू खिलता था, और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। इधर मैं हूं, उधर मैं हूं, अजल तू बीच में क्या है? फकत एक नाम है, यह नाम भी धोखा न हो जाए। तो कितना अच्छा कहा है इन्होंने, कवि को आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर इन्होंने ये चीज कहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब सीधा कविता पे आते हैं और भावार्थ पे आते हैं। ठीक है। कविता का नाम जैसा आप लोग देख रहे हैं, क्या नाम है? जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। जन से क्या समझते हैं हम लोग? जन मतलब जनता, है ना। सभी जनता, जितनी भी जनता है, सबके लिए बेसिक नीड एक होता है। तो वही यहाँ पे वही सारी चीजें बताई गई। कविता भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि जन जन का चेहरा एक किस आधार पे ये बात कहा गया। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है? जन जन का चेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, है ना। मतलब किसी भी देश का, प्रांत का, कहीं भी रहने वाला हो, जन जितनी भी जनता है उन सबका चेहरा एक ही है। कभी क्या कहता है इसमें कि चाहे किसी भी देश प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। अब किस आधार पे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झर्रियों का रूप एक, जोश में यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। क्या लिखा है? एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में क्यों ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। कुल मिला के यहाँ पे जो कवि कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एशिया, यूरोप, सभी जगह सूर्य अपनी किरणें समान रूप से बिखेरता है। कष्ट अथवा दुख में व्यक्ति के चेहरे पर पड़ने वाली रेखाएं, झुर्रियां एक समान होती हैं। जोश में अथवा ताकत में बंधी मुट्ठियां एक समान होती हैं और उनका लक्ष्य एक होता है। लक्ष्य क्या एक होता है? जब हम बात करेंगे किसी भी जनता का, कोई भी कष्ट में है, सभी यूनाइट हुए, उनका लक्ष्य क्या होगा? कष्ट से उभरना, है ना। सभी का ऑब्जेक्टिव एक हो जाएगा, वहां पे उद्देश्य एक हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है? पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष चलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। गंगा में, इरावती में, मिनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी में, अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, है ना। कुल मिला के यहां पे क्या कहा जा रहा है कि कवि कहते हैं कि सभी प्राणियों की समस्याएं, भावनाएं समान हैं, लेकिन इस संसार में विभिन्नता है। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है, अपनी रोशनी सभी चीजों पर समान रूप से बिखेरता है ना, उसी तरीके से क्या है, एक तरह से सबकी समस्याएं हैं और उस समस्याएं का समाधान एक प्रकार से ही हो सकता है। फिर आगे क्या लिखा है? गंगा में, इरावती में, मिनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी, अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का धारा एक, है ना। इस कवि में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी मतलब नदियों के नाम यहाँ पे जहां जल प्रवाहित हो रहे हैं उनको लिखा गया है। इनके जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, मतलब सभी जगह पानी तो एक ही जैसा होता है ना। ये नदियां मनुष्य को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं
ये नदियां प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती हैं। कई बार आप देखते हो कि बाढ़ आ जाता है और कई बार देखते हो सूखा पड़ जाता है ना। तो क्या है, नदियों की तरफ से एक संदेश है कि एक तो निरंतर बढ़ते रहना, नदी का पानी कभी रुकता है क्या, नहीं रुकता, निरंतर एक जगह से चलता है, बढ़ते रहता है। ज्योग्राफी बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट कर रखा होगा और आप देखोगे कि कई बार क्या होता है, पानी विकराल रूप धारण कर लेता है तो बाढ़ आ जाता है, और कई बार वही सूख जाता है नदी तो क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का, काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषक सत्र एक। ठीक है, जन शोषक शत्रु एक। तो यहां पे क्या कभी कह रहे हैं कि संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं, जितने भी दुष्ट लोग हैं अनेक अलग अलग तरह के अत्याचार करते हैं, वो अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इन्होंने अपनी अमानवीय कार्यों तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है। जनता का शोषण करने वाले सभी शत्रु एक हैं। कुल मिला के आप देखेंगे किस, आप बहुत तरह के देखेंगे अत्याचार। आज के समय में तो अत्याचार की परिभाषा बदल गई है, प्रकार बदल गए हैं। आज के समय में क्या होता है, डिजिटल फ्रॉड होता है ना, किसी का डेटा चोरी कर लिया उस तरीके से हो रहा है, बैंक अकाउंट में सेंधमारी की जा रही है, किसी का फोटो वायरल किया जा रहा है, ये सारी चीजें। अब थोड़ा पहले जाएंगे, वो ट्रेडिशनल क्राइम की हम लोग बात करेंगे तो वो पैटर्न अभी भी है, चोरी, लूटमार, मर्डर, घूसखोरी। तो इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि जितने भी शत्रु हैं जो अत्याचार कर रहे हैं वो सभी एक है और उनका दुर्ग जो है काला काला है। बिल्कुल उनका दुर्ग आप देखेंगे काला। काला किस चीज का प्रतीक होता है, नकारात्मकता का। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक, है ना। अब इसका अर्थ क्या है कि कभी यहां कहना चाह रहा है कि आर्थिक विषमता और शोषण का अंधकार छाया हुआ है। ये तो सब जान रहे हैं कि मतलब कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, और एक तरीके से क्यों है, क्योंकि शोषण चल रहा है यहां पे। इस अंधकार को आशामयी लाल किरणें अर्थात समाजवाद द्वारा दूर किया जा सकता है। कभी क्या कहते हैं कि इस अंधकार को समाप्त होते ही सर्वत्र स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी। मतलब समाज, आप पढ़ेंगे जब साहित्य पढ़ते तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, राष्ट्रवाद आएगा, समाजवाद आएगा, यथार्थवाद आएगा, आदर्शवाद आएगा, बहुत सारे वाद हैं। साम्यवाद भी आप पढ़ेंगे तो साम्यवाद या समाजवाद का कॉन्सेप्ट जब आप लेते हैं, जब अवधारणा लेते हैं, उसमें कहा गया है कि सब लोग समान रूप से एक तरीके से बराबर होने चाहिए आर्थिक दृष्टिकोण से। तो वही चीज यहां पे क्या कहा गया है कि जब समानता आ जाएगा तो जो पृथ्वी है यही स्वर्ग के समान बन जाएगा, किसी दूसरे स्वर्ग की खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, दिए में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पर का हो जन जन का चेहरा एक। यहां पे कभी क्या कह रहे हैं, सभी जगह होने वाली क्रांति की ज्वाला एक है। जब समस्याएं समान है तो क्रांति भी एक समान रूप से चलेगी, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार के सत्य का संचार हो रहा है, लाखों लोगों के पैरों में एक ही प्रकार के मोच का अनुभव हो रहा है, शोषण के खिलाफ सभी के हृदय में एक ही प्रकार का साहस है। और जब हम गजानन माधव मुक्तिबोध को पढ़ते हैं तो इस साम्यवादी विचार से प्रभावित थे। तो जब आप पढ़ोगे, मार्क्सवाद को पढ़ोगे, साम्यवाद को पढ़ोगे, तब आप समझोगे कि इनकी जो कविताएं हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा से अलाइन करती हुई आएंगी, और जो कि उस समय के लिए जरूरी भी चीज थी। और अभी भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो समय के हिसाब से बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे जगहों पे सही सटीक बैठता है ना। तो वही चीज कहा गया है कि जब समस्याएं एक है तो ज्वाला, क्रांति जो होगी एक प्रकार से होगी, और सभी व्यक्ति के हृदय में समान भाव है। चलिए आगे क्या लिखा गया है, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। इसमें कभी क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, यूरोप तथा अमेरिका में भौगोलिक और ऐतिहासिक विशिष्टता के बावजूद भारत की जीवन शैली से सब प्रभावित है। मतलब अमेरिका की बात कर लीजिए, यूरोप की बात कर लीजिए, कहीं पे भी आप जाइए आप देखेंगे जो भारत का संस्कृति रहा है, जो सभ्यता रहा है, उससे कहीं ना कहीं सब प्रभावित है। भले आप योग की बात कर लीजिए, अभी दुनिया ने योग को अपनाया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना। तो भारत से सब प्रभावित है और इसीलिए भारतीयता हर जगह है, हिंदुस्तान हर जगह है। फिर आगे क्या कहा गया है, सभी और बहनें हैं, सभी और भाई हैं,
सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई हैं, जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी ओर एक। इसका अर्थ क्या है कि संस्कृति के प्रत्येक स्थान, भारत की जो संस्कृति है तो प्रत्येक स्थान पर भाई बहन सा प्यार है, प्रेम है। आप विवेकानंद का आप भाषण सुनेंगे तो भाषण का स्टार्टिंग शब्द क्या था जब वो गए थे, कहां गए थे और क्या स्टार्टिंग शब्द था, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। और भगवान कृष्ण की छवि चारों ओर व्याप्त है। छवि चारों ओर व्याप्त क्यों है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कृष्ण ने अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में वो स्ट्रगल, वो संघर्ष किया जो सभी मानव करते हैं और उसी संघर्ष से वो आगे बढ़े। यहाँ हर जगह कृष्ण ने गायें चराई है, यहाँ जिंदगी की मस्ती भरी पड़ी है, सभी ओर कृष्ण की बंसी की धुन व्याप्त है। मतलब कुल मिला के बात ये कहा जा रहा है कि आप संघर्ष करेंगे, संघर्ष के बाद जो आपका सुचारू रूप से जीवन आएगा उसको जीने में एक अलग ही आनंद है, वो अलग ही सुचारिता देती है, अलग ही आनंद का अनुभव कराती है। तो संघर्ष जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा गया है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। क्या कहा गया, दानव दुरात्मा एक, मतलब जो भी दानवी प्रवृत्ति के हैं, दुरात्मा है, वो सभी एक प्रकार, एक श्रेणी में आते हैं। मानव की आत्मा एक, हम सभी मानव हैं, जो बुरे कर्मों से, बुरे विचारों से दूर है, उन सबकी आत्मा एक है। शोषक और खूनी और चोर, ये सब एक श्रेणी के हैं, क्योंकि तीनों का काम कहीं ना कहीं जनता को, जो सामान्य लोग हैं जो जीवन जी रहे हैं, उनको परेशान करना, उनको कष्ट पहुंचाना, उनका शोषण करना ही है। उसके बाद जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, मतलब जितनी भी जनता है जो सामान्य रूप से अपना जीवन जी रही है, जितने भी दुरात्मा है, व्यभिचारी हैं, वो उनका शोषण करते हैं, तो उनका खड़ग जो है एक तरीके से उसी तरीके से काम करता है शोषण के साथ। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध है। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप देख लीजिए, सभी जनता का क्या युद्ध है कि सामान्य रूप से जीवन जी सके, आधारभूत सुविधाओं को पा सके और कोई दिक्कत ना आए उनको, उसी चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं। बेसिकली आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा इसमें जोड़ दीजिए, समय के साथ शिक्षा बहुत जरूरी चीज हो गया है ना, इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है, मस्तक की महिमा व अंतर की ऊष्मा से उठती है ज्वाला, अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन का संतोष एक। अभी यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि जन समूह के मस्तिष्क की चिंता एक है और उनके हृदय की प्रबलता भी एक सी है, उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भी एक सी है। क्या कहा जा रहा है कि सभी के अंदर वही ऊर्जा व्याप्त है, जो ऊर्जा किसी एक मानव के अंदर है वही दूसरे के अंदर भी है। समस्याएं जब उनकी समान हो जाएंगी तो ऊर्जा भी समान है एक तरीके से, है ना, समस्याएं भी समाधान है, समाधान भी समान हो जाएगा, क्रोध भी उसी प्रकार से आएगा और संग्राम भी एक ही उसी समान तरीके से आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कभी यहां पे, क्रांति का, निर्माण का, विजय का चेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। अंत में कभी क्या कहते हैं कि क्रांति, निर्माण और विजय का सेहरा एक जैसा होता है, चाहे वह किसी देश, किसी भी प्रांत और किसी भी गांव का क्यों न हो। आम आदमी का शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उसका मूल स्वर एक ही होता है। मूल स्वर क्या है, क्रांति का है, अपने अधिकार मांगने का है, अपने लिए लड़ने का है। तो कुल मिला के ये कविता यहाँ पे समाप्त होता है और आगे हमारे पास क्या है के लिए प्रश्न उत्तर होंगे, अभ्यास इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस कविता को पढ़ें पूरी तरीके से, इसका भावार्थ समझें और इसके भावार्थ को ध्यान से पढ़ें समझें, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसको अच्छे से करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको यहाँ साइड में दिखेगा, प्लेलिस्ट पे बाकी सभी वीडियो भी दिखेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके अलावा भी और सब्जेक्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। बिहार के लिए काम करिए, बिहार को आगे लेके जाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए। जय बिहार।